अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो मेरा टॉपिक है वो है सांस की तकलीफ़। ठीक है। अच्छा, ये एक सिम्टम है, एक इलामत है, इसके पीछे बहुत सारी बीमारियां जो है वो छुपी हुई हैं। आप लोगों को इस टॉपिक पर समझाने का मकसद यही है कि आप लोग इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि आपको कौन सी बीमारी है, या आपके आसपास आपके वालिद साहब को, वालदा को, नाना को, नानी को कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से उनको सांस में तकलीफ़ हो रही है। ठीक है। डिस्निया इसको कहते हैं। डिस्निया जो है इट सेल्फ एक सिम्टम है, बस इलामत है। इसका जो है पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है। मिसाल के तौर पे समटाइम्स इट इज़ ओनली रिलेटेड टू द लंग्स, हो सकता है ये सिर्फ फेफड़ों से रिलेटेड हो सकता है इसकी कोई सेकेंडरी कॉज हो। सेकेंडरी कॉज से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे किसी को अगर खून की कमी है, ठीक है, तो ये एक सेकेंडरी कॉज है। खून की कमी होने की वजह से भी सांस की तकलीफ हो सकती है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं प्राइमरी कॉजेज़ पे। ठीक है। प्राइमरी कॉजेज़ में आ जाता है इसका एक तो COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी लंग डिजीज़। ठीक है, पल्मोनरी डिजीज़। दूसरा आ जाता है इसमें एज़मा, दमा जिसको कहते हैं, दमे किसी का है। तीसरा इसमें इंटरस्टिशियल डिजीज़ हैं। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग करता है या इस तरह कोई भी शीशा वगैरह पीता है तो उसमें भी लंग जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा इसकी एक रीज़न हो सकती है कि अगर ऐसा पेशेंट जिसके अंदर खून की कमी हो, खून की कमी होने की वजह से जब हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा, हीमोग्लोबिन जो है HB जो है वो किसी भी पेशेंट के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर ऑक्सीजन को लेकर जाती है पूरी बॉडी के अंदर। अगर पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम होगी, ऑक्सीजन लेकर जाने की कैपेसिटी भी कम होगी, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस चढ़ेगा। अब अनीमिया जो है इसकी मल्टीपल रीजंस हैं आगे। हो सकता है किसी के अंदर आयरन की कमी हो सकता है किसी के अंदर जो है वो ब्लड लॉस हुआ हुआ हो सकता है किसी को हीमोफीलिया हो सकता है किसी का ब्लड ही ना बन रहा हो। तो अनीमिया की इट्स हेल्प जो है वो मल्टीपल रीजंस हैं। बट अगर हम बात करें कि अगर डिस्निया हो रहा है तो हो सकता है वो किसी को अनीमिया की वजह से। तीसरी जो मेरे नज़दीक इसकी रीज़न है वो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अगर किसी के फेफड़ों के अंदर जो ब्लड का जो प्रेशर है अगर वो ज़्यादा हुआ है तो उसकी वजह से भी उसको सांस चढ़ सकता है। चौथी इसकी जो रीज़न है वो है पल्मोनरी एडिमा। अगर किसी के फेफड़ों के बाहर पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो पानी भरा होने की वजह से लंग्स जो है वो पूरे से एक्सपेंड नहीं कर सकेंगे, खुल नहीं सकेंगे। लंग्स ना खुलने की वजह से ऑटोमेटिकली पेशेंट को सांस चढ़ेगा। ठीक है। अब किन किन डिजीज़ में है? COPD है, एज़मा है, अनीमिया है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गई, पल्मोनरी एडिमा हो गया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। इसके अलावा अगर ऐसा पेशेंट जिसके अंदर ओवरलोड ज़्यादा हो, मिसाल के तौर पर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है या अक्यूट किडनी इंजरी का पेशेंट है, उसके गुर्दों के अंदर जो है वो पानी भरा हुआ है, पानी भरते रहने की वजह से उसका पेशाब जो है कम नहीं आएगा। पेशाब कम ना आने की वजह से पानी जो है वो जिस्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली जो है वो फेफड़ों के बाहर भी पानी इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से सांस में तकलीफ हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ हमारे पास डिजीज़ हैं जैसे कि कोल वर्कर्स के अंदर होता है, सार्काइडोसिस है, और भी इस तरह की मल्टीपल डिजीज़ हैं लंग्स की जिसमें डिस्निया हो सकता है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसके जो इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो जो तशख़ीस है वो स्टेप वाइज लेकर चलना है। इसमें आपने सबसे पहले जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो है इसकी CBC। आप इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट कराएं। दूसरा इसमें आप चेस्ट एक्सरे कराएंगे, देखेंगे लंग्स की क्या सूरत हाल है। और चौथा जो है इसमें आप जो है वो जो भी डिज़ीज़ है, लेट्स सपोज को गुर्दों का मसला है तो उसमें हम क्रिएटिनिन यूरिया करा लेंगे, देखेंगे। दूसरा ये है कि हम इसके अंदर ऑस्कल्टेट करके देखेंगे कि कोई इसमें गुर्दों में, इसमें फेफड़ों में पानी तो नहीं भरा हुआ। अगर इस तरह का कोई एलिमेंट है तो इस तरह इसके स्टेप वाइज इन्वेस्टिगेशंस हैं। हर डिज़ीज़ के हिसाब से इसकी इन्वेस्टिगेशन है। स्पायरोमेट्री की टेक्निक है। हम एस्थमा को रूल आउट करेंगे, हम COPD को रूल आउट करेंगे, हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म को रूल आउट करेंगे, हाइपरटेंशन को, BP को रूल आउट करेंगे। ये 4-5 चीज़ें हैं, ये हम इनको रूल आउट करेंगे। तभी हमको जो है इसका प्रॉपर डायग्नोसिस बना सकते हैं, तशख़ीस कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक बीमारी की तशख़ीस हो जाए, तशख़ीस होने के बाद उसको एक ही गोली या एक ही चीज़ जो है उसका इलाज कर सकती है, अगर हम उसको सही से उसकी जड़ को पकड़ लें। ठीक है। तो मेरे नज़दीक कोई भी बीमारी उस वक्त तक उसकी ट्रीटमेंट शुरू नहीं करना चाहिए जब तक उसका प्रॉपर डायग्नोसिस ना बन जाए। ठीक है।
तो ये इसकी डिस्निया की कुछ वजूहत हैं। अगर हम इनके ट्रीटमेंट में बात करें तो एमरजेंसी ट्रीटमेंट में तो हम इनकी पहले सैचुरेशन देखते हैं। अगर पेशेंट की सैचुरेशन 90% से नीचे जा रही है तो हम उनको फ़ौरन जो है वो ऑक्सीजन अटैच करते हैं। उसके अलावा जो भी डिजीज़ है, लेट्स सपोज किसी को एज़मा है तो उसके हिसाब से हम उसको ब्रोंकोडायलेटर्स दे देंगे, COPD है तो उसके हिसाब से स्टीरॉइड्स वगैरह दे देंगे, और कुछ जो है इनको इनहेलर्स वगैरह दे देंगे, न्यूबलाइज करा देंगे। चेस्ट इन्फेक्शन में भी सांस चढ़ सकता है। इसके अलावा एक जो कन्फ्यूजिंग चीज़ है वो ये है कि अगर कोई पेशेंट एक्सरसाइज ज़्यादा करता है, स्ट्रेनस एक्सरसाइज की वजह से भी पेशेंट का सांस चढ़ सकता है। और ये एक फिजियोलॉजिकल चीज़, जब वो रेस्ट करेगा वॉक करने के बाद या भागने के बाद, जब वो आराम फरमाएगा तो उसका जो है सांस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो डिस्निया को आप खुद घर बैठे भी रूल आउट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको कोई किस तरह का इशू आ रहा है। अगर तो अनीमिया है तो उसको उस हिसाब से ट्रीट करेंगे, अगर तो CKD का पेशेंट है गुर्दों का तो उसको उस हिसाब से करेंगे, अगर पल्मोनरी एडिमा है तो पानी भरा हुआ तो उसको उस हिसाब से ट्रीट करेंगे। तो मेरा आपको समझाने का मकसद यही है कि आप जो है किसी भी डिज़ीज़ को पहले उसका डायग्नोसिस बनवाएं, फिर उसका इलाज करें। थैंक यू सो मच।